पर अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर पेज भी फॉलो करें। धन्यवाद। तो चुनावी मौसम में बीजेपी अपने लिए सत्ता की चिकनी सड़क बनाने के मौके तलाश रही है, लेकिन अब उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे झटके पर झटके मिल रहे हैं। आज की ही बात करें तो पहला झटका बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से लगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के दो मजबूत ढाल माने जाते हैं। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को मोदी सरकार ने तीसरी बार बढ़ा दिया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस पर आज रोक लगा दी है। इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला कि संजय मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल एक्सटेंशन का फैसला गैर कानूनी है, यानी अवैध है। और इस फैसले के बाद तय है कि अब संजय मिश्रा 18 नवंबर नहीं बल्कि 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रहेंगे और इसके बाद ईडी में किसी और को निदेशक बनाया जाएगा। तो एक झटका तो यह है, और दूसरा झटका बीजेपी को दूसरा झटका दिल्ली पुलिस ने दिया है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अब तक मोदी जी ने इस्तीफा देने नहीं कहा, न ही महिला पहलवानों के हक पर कोई बात कही। अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी से पूछा है कि वो चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करेंगे। जरा सुनिए। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में, और आप क्या कीजिएगा? तो सुन रहे थे आप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बृजभूषण शरण सिंह पर सीधा सवाल कर रही हैं मोदी जी से। और मोदी सरकार को यह दूसरा झटका, पहला ईडी, दूसरा बृजभूषण शरण सिंह, और तीसरा झटका जो है वो मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में ही लगा है, जहां सेमी कंडक्टर चिप बनाने के $30 अरब के करार को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आप याद कीजिए कि कल प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जब जुड़े हुए थे, हम लोग उस कल शाम का कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय उन्होंने इस बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली ये ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच पिछले साल ही ये डील हुई थी और गुजरात चुनाव से पहले इसका ऐलान करते हुए बीजेपी ने दावा किया था कि इससे 1 लाख रोजगार मिलेंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस डील को महाराष्ट्र की जगह गुजरात में शिफ्ट किया गया था ताकि इसका फायदा बीजेपी को मिले चुनाव में। तब तो बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन अब न डील बची न रोजगार बचा। तो यहां सवाल उठता है कि क्या अगला बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, जो अगला चुनाव है यानी कि लोकसभा का चुनाव। गुजरात में तो अभी लोकसभा का ही चुनाव होगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, 5 साल का इंतजार करना है अभी। बीजेपी को यह तीसरा झटका, बीजेपी को चौथा झटका महाराष्ट्र में लगा है, जहां एनसीपी को तोड़ने की कामयाबी के बाद भी शरद पवार को झुकाने में बीजेपी नाकाम रही। अब खबर आई है कि लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि पर पुणे में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शरद पवार रहेंगे। इस कार्यक्रम में अजित पवार भी मौजूद हो सकते हैं।
लेकिन शरद पवार की मौजूदगी से बीजेपी को यह याद आता रहेगा कि महाराष्ट्र में उसके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। और बीजेपी को 5वां झटका मिला है विपक्षी दलों की एकजुटता से। जी हां, आपको पता ही है कि बेंगलुरु में होने वाले जो 17 और 18 तारीख को जो होने वाली विपक्षी एकता की दूसरे राउंड की बैठक के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित कर दिया है और इसमें सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली हैं। कर्नाटक से कांग्रेस के लिए हमेशा सत्ता की नई राह निकली है, आपको है, और इस बार भी संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। राहुल गांधी धान बोने के बाद अब लोकसभा में कांग्रेस की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। आज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ लोकसभा की तैयारी के लिए कांग्रेस ने बैठक की। यह सिलसिला अब बाकी राज्यों में भी चलेगा। कांग्रेस जहां जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी इसी तरह अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। महाचुनाव की तैयारियों पर चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित किया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। All senior leaders should take responsibility of the parliamentary constituencies. Therefore, we are giving senior leaders to have a responsibility on each and every parliamentary constituency of Maharashtra. Number 2, in September month, we will do a massive padayatra under the leadership of one big leader in each district of Maharashtra. Number 3, after that, नवंबर दिसंबर में एक बस यात्रा भी प्लान कर दिया पूरा नेतागण के लिए। एक कंबाइन बस यात्रा प्लान कर दिया महाराष्ट्र के लिए। आज का डिस्कशन महाराष्ट्र के लिए होगी। तो महाराष्ट्र वी आर गोइंग टू हैव ए मैसिव इलेक्शन प्रिपरेशन प्रोसेस। इलेक्शन राहुल जी हैज गिवन अ डायरेक्शन, कांग्रेस प्रेसिडेंट आल्सो गिवन अ डायरेक्शन। कल से कैंपेन शुरू करने के लिए मूड में आना चाहिए। पूरे जोश में दिखाई दे रही है और बता रहे हैं केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, संगठन महासचिव, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हम महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। बस यात्रा भी करेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे, मैसिव कैंपेन शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आखिर क्यों महाराष्ट्र से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे हम। बीजेपी के राज में दोस्तों पिछले 9 सालों में आम जनता को कई बार झटके लगे हैं। कभी नोटबंदी तो कभी जीएसटी, कभी लॉकडाउन के झटके, और इतना काफी नहीं था तो 150 रुपए किलो टमाटर के झटके सहित महंगाई, बेरोजगारी के झटके तो जनता को लग ही रहे हैं। बीजेपी तो परवाह नहीं करती कि जनता इन झटकों को कैसे सहती है, लेकिन अब विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप में जनता की दुखती रग पर मलहम लगाने में जुट गई है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी झटकों से उबर पाएगी। क्या अब की बार बहुत मुश्किल में फंसी हुई है बीजेपी? क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी के अंदर खाने जो परेशानियां, कुलबुलाहट, छटपटाहट दिखाई दे रही है, वो साफ बयां कर रही हैं, वो तस्वीरें साफ समझा रही हैं, बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आज ही बृजभूषण शरण सिंह की हम बात कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पत्रकार को, जो उनसे बात कर रही थी, पूछ रही थी कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है इसके बाद आप क्या करेंगे, क्या आप इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने जो कुछ किया है उस बारे में आप अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में आपको पता चल गया होगा। लेकिन सीधा मामला है कि एक इंसान के ऊपर अगर महिला के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगा है तो वो बता भी रहा है कि हां, हम ऐसे ही हैं, मैं ऐसा ही हूं। खैर, तो बहुत कुछ है, और बृजभूषण शरण सिंह का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी से सांसद हैं। इसलिए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन झटकों से कैसे उभरेगी बीजेपी, और बीजेपी को जो झटके पे झटके लग रहे हैं उससे इस देश में जो सियासी माहौल है देश का, वो किस दिशा में जा रहा है। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी मौजूद हैं, और हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास
कार्यक्रम में और चर्चा झटकों की कर रहे हैं। झटके, प्रशांत टंडन जी सीधे आपके पास आना चाहता हूं। ये जो झटके लग रहे हैं इसमें सबसे बड़ा झटका ईडी का है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई न सिर्फ ईडी मसले पे हुई है बल्कि 370 पे भी सुनवाई हुई है, बिल्किस बानो मामले पे भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी बात की जाए, क्योंकि सुनवाई तो हो ही रही है, लेकिन एक फैसला जो आया है वो ईडी का आया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसका फैसला, और उस पर सीधा सीधा सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है, क्योंकि सरकार को कह दिया गया है, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया है कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, अवैध है, गैर कानूनी है। क्या कहेंगे? राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो स्वागत योग्य है ईडी के मामले पे, और 3 बार इनको संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन